जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? तो बेटा, जैसे कि समय समय पर आपको गाइड करने के लिए मैं आता रहता हूँ। आपको दिक्कत ना आए, मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूँ कैसे अपनी दिक्कतों को, समस्याओं को दूर करना है। तो आज एक ऐसी ही वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा ये है कि क्या सेल्फ स्टडी करके एनडीए निकाला जा सकता है क्या? बेटा, सेल्फ स्टडी तो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। आप कोचिंग करते हो, लेकिन कोचिंग के बाद सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आप 10th में भी कोचिंग करते थे, मैथ की आपने कोचिंग ली होगी, लेकिन उसके बाद सेल्फ स्टडी का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रभाव पड़ता था, जो बहुत बेहद जरूरी था। 12th में भी आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की अपनी कोचिंग ली होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने आपके साथ कोचिंग ली होगी, लेकिन सबके जो मार्क्स है वो इक्वल तो नहीं आए होंगे। सबका जो मार्क्स है वो 90 प्लस तो नहीं आया होगा, कुछ ही बच्चों का 90 प्लस आया होगा। आपका आया होगा, आपके दोस्तों का नहीं आया होगा, या फिर आपके दोस्तों का आया होगा, आपका नहीं आया होगा। तो फिर फर्क क्या है? टीचर पढ़ाने वाला वही है, बच्चे उसी क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस ये आ रहा है बच्चों के बीच में, ये किस वजह से है? तो डिफरेंस आता है सेल्फ स्टडी की वजह से। क्योंकि कोचिंग करने के बाद जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। हालांकि यहां तक देखा गया है कि कोचिंग करने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन जो एक डिसिप्लिन के साथ और एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, वो सिलेक्शन निकाल के ले जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं उसी पर यहां पर आपसे चर्चा करने वाला हूं, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मैं बताने वाला हूं। अगर आपने अपने जीवन में ये चीजें डाल ली, चंद महीनों के लिए भी अगर आपने डाल ली, तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, आप उस परीक्षा को आराम से, बेहद आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो बात करते हैं बेटा। तो एक एक पॉइंट में लिख के लाया हूं सारे। तो यही वो बिल्डिंग है जिसके जो सपने हैं बच्चों के मन में आने लगते हैं। जैसे वो 10th 11th में आता है, तो उसके मन में ये जो बिल्डिंग है सपनों में आने लगती है, उसके मन में बस जाती है कि मुझे यहां जाना है। लेकिन सभी बच्चों के सपने ये साकार नहीं हो पाते, क्योंकि सपने तो बहुत बच्चे देखते हैं, लेकिन उनको साकार बहुत कम बच्चे करते हैं, क्योंकि उन सपनों के अकॉर्डिंग मेहनत बहुत कम बच्चे करते हैं। अब अगर बात करें, तो अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है कैन आई क्रैक एनडीए बाय सेल्फ स्टडी, तो मैं कहता हूं बिल्कुल, आप आराम से निकाल सकते हो सेल्फ स्टडी से। तो अगर आपको खुद पर विश्वास है तो सब कुछ पॉसिबल है। चलो 8 मैं सूत्र बताता हूं आपको सफलता के, कि अगर आप ये 8 सूत्र अपने जीवन में डाल लेते हो, तो आप जीवन में एनडीए छोड़ो, जीवन में कोई भी एग्जाम या फिर जीवन का कोई भी काम आराम से कर सकते हो। आप कंपटीशन को छोड़ दो, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो ना, तो उसमें भी ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने घर पे नॉर्मल भी कर रहे हो, उसमें भी ये बहुत जरूरी है। यानी अगर आपको जीवन जीना है, तो उनमें ये बहुत जरूरी है। ये चीज, हम टीचर है, हमें तो चलो अभी कोई एग्जाम भी नहीं निकालना, हम तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए भी है, ये सबके लिए है। ये अपने फील्ड में आपके पिताजी, आपके चाचा जी, आपकी जो पीढ़ी है, आपकी जो बड़ी पीढ़ी है, उनके लिए भी जरूरी है। हर इंसान के लिए चीजें जरूरी होती है। लेकिन अभी एग्जाम की बात है, तो एग्जाम को ध्यान में रख के कुछ चीजें यहां पर मैंने लिखी है। तो सबसे पहले अपने एग्जाम को जाने। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप जाने आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और उस एग्जाम की डिमांड क्या है। क्योंकि बेहद बच्चा ये कहता है कि सर एनडीए की मैं तैयारी कर रहा हूं और मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। बेटा, सब्जेक्ट क्या पढ़ना है वो जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट देखो, कोई भी लिमिटेड सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जीके की एक बुक ले आए और आपने सोचा बस मैं ये पढ़ लूं हो जाएगा, या मैथ कोई एक बुक नहीं है। अगर मैं देखूं तो जीके कोई एक बुक नहीं है, जीके के अंदर लाखों बुक आती है। अगर उसको हम वाइड करते जाए तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि पूरा जीवन भी हमारा कम पड़ जाए। तो सबसे पहली बात है अपने एग्जाम को जाने कि एग्जाम की डिमांड क्या है। वो जीके में या मैथ में या इंग्लिश में वो कितना पोर्शन आपसे कवर कराना चाहता है। तो सबसे पहले अपने एग्जाम को जानने का मतलब अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कर ले, उसके सिलेबस के बारे में जान ले, हर चीज के बारे में आपको जान लेना है कि ये है क्या। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, अपना जो स्टडी प्लान है वो अपने अनुकूल बनाइए। बेटा, बहुत बच्चे पूछते हैं सर एक टाइम टेबल बना के दे दो। बेटा, कभी भी किसी के द्वारा बनाया गया टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि देखो टाइम टेबल क्या होता है, टाइम के अनुसार एक सारणी बनाना। अब टाइम के अनुसार एक सारणी कौन बना सकता है? वही इंसान बना सकता है जिसका वो टाइम है। आपके पास 24 घंटे है,
उन 24 घंटे में से कौन सा टाइम आपका यूज होना ही होना है, यानी उस टाइम को नहीं बचाया जा सकता, वो आपको देखना है। तो सबकी दिनचर्या अलग होती है, तो टाइम टेबल एक अच्छा सा बनाइए, अपने अनुकूल बनाइए, ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसको आप फॉलो कर सको, न कि आपको इतना डिफिकल्ट बना देना है कि आप उसको 2 ही दिन फॉलो ना कर पाओ। और बच्चे अक्सर ऐसे ही करते हैं, जब हम टाइम टेबल बनाने बैठते हैं पूरा पेज भर देते हैं, बीच में वो अपने खुद को 1 घंटे की भी राहत नहीं देते। वो 2 से 3 ये करेंगे, 3 से 4 इंग्लिश पढ़ेंगे, 4 से 5 जीके पढ़ेंगे, 5 से 6 मैथ पढ़ेंगे, नहीं होगा बेटा कभी भी। तो टाइम टेबल एक इजी टाइम टेबल बनाओ, आपकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से 75% का टाइम टेबल बनाओ। अगर आपकी कैपेसिटी है 8 घंटे पढ़ने की, तो मैं कहूंगा 6 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि आप उसको आराम से फॉलो कर सकते हो। फिर उसको आराम आराम से बढ़ाते जाओ, 5-5 10-10 मिनट डेली बढ़ाते जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बच्चे ने टाइम टेबल बनाया डेली 3 घंटे सेल्फ स्टडी का, और उसने कोशिश की मैं डेली 5 मिनट बढ़ाऊंगा इस टाइम टेबल में। अगर वो डेली 5 मिनट भी बढ़ा रहा है तो एक महीने में उसने 150 मिनट यानी 2.5 घंटे बढ़ा दिए। यानी 3 घंटे से शुरू किया, एक महीने बाद वो 5.5 घंटे पढ़ रहा है, 2 महीने बाद वो लगभग लगभग 8 घंटे पढ़ रहा है, 3 महीने बाद वो 10.5 घंटे पढ़ रहा है, 4 महीने बाद वो लगभग लगभग 13 घंटे पढ़ रहा है। ठीक है, तो आराम आराम से आप बढ़ाते जाओगे तो दिक्कत भी नहीं आएगी। एकदम कुछ बड़ा चेंज करना चाहोगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो एक अनुकूल टाइम टेबल बनाइए। उसके बाद अपने लक्ष्य के प्रति रहे ईमानदार। बेटा अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना है। इसको मैं एग्जांपल देकर समझाऊं तो मैं कैसे समझाऊंगा। बेटा जब आप घर से चलते हो, सपोज करो आप देहरादून आ रहे हो या दिल्ली जा रहे हो या आप किसी भी सिटी में जा रहे हो, जब आप घर से जाते हो तो आप क्या कह के जाते हो अपने मम्मी पापा को? ये कह के जाते हो कि मैं वहां व्हाट्सएप चलाने जा रहा हूं, या ये कह के जाते हो कि मैं वहां अपने दोस्तों के साथ दोस्ती निभाने जा रहा हूं, या ये कह के जाते हो मैं वहां सोने जा रहा हूं? आप एक ही बात बोलते हैं, आप कहते हैं मैं पढ़ने जा रहा हूं। अगर आप घर से ये बोल के गए हो मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो आपको अपनी पढ़ाई के लिए टाइम जरूर निकालना है। मैं नहीं कहता व्हाट्सएप बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो, दोस्ती निभाना बंद कर दो, सोना बंद कर दो, मैं नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि अगर 24 घंटे आपके पास है तो आप अपने 8 घंटे मिनिमम अपनी पढ़ाई के लिए निकाल लो, बाकी 16 घंटे जो आपका मन करे वो करो। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आए उन 8 घंटे को बढ़ाते जाओ 15-16 घंटे तक। ठीक है, एग्जाम जैसे ही आपका चला जाएगा तो फिर आप मजे में रहो, फिर चिलफन की जिंदगी जियो 2-3 महीने। ठीक है ना बेटा? तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना है। जो सोच के आप जहां भी गए हो, जो भी आपने सोच के घर से आपने जाने की जो इच्छा जाहिर की थी अपने माँ बाप के सामने, उस पर आगे स्टडी मटेरियल का चुनाव बहुत सोच समझ कर करे। बेटा मार्केट में लाखों बुक है। अब आज से 15 साल पहले मार्केट में इतनी बुक्स नहीं थी, आज से 15 साल पहले इतने कोचिंग सेंटर नहीं थे, लेकिन फिर भी बच्चे एग्जाम क्रैक करते थे, फिर भी मेरिट अच्छी खासी लगती थी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, इतनी ज्यादा बुक्स हो गई कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आपको जो भी बुक बेस्ट लगे, जो भी बुक आपको अच्छी लगे, वो बुक आप सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करके जब तक आप उस बुक को 10-10 बार ना पढ़ लो तब तक नई बुक मत खरीदो। एक ही बुक को 10 बार पढ़ रहे हो और 10 बुक्स को एक एक बार पढ़ रहे हो तो बेस्ट है जिसने एक बुक को 10 बार पढ़ा है। एक दांव पे 10 बार प्रैक्टिस करो, ना कि 10 नए नए दाव सीखो। एक दाव पे 10 बार प्रैक्टिस की है तो वो दाव आप जरूर लगा सकते हो, लेकिन 10 अलग अलग दाव एक एक बार सीखे तो आप एक भी नहीं लगा पाओगे। इसके बाद बात करते हैं फोकस ऑन कंसेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स। अपने जो कंसेप्ट और फंडामेंटल्स है उन पर। ये कंसेप्ट और फंडामेंटल क्या होता है बेटा? कंसेप्ट और फंडामेंटल होता है आपकी एनसीईआरटी की बुक, यानी 11th-12th। जैसे एनडीए की अभी बात कर रहा हूं तो एनडीए में ज्यादातर 11th-12th का आता है। जब भी आप अपना कोई भी, सपोज करो आप कोई भी चैप्टर कंपटीशन के नजरिए से पढ़ना चाहते हो, आप कंपटीशन के नजरिए से चैप्टर को तभी पढ़ो जब आप अपना एनसीईआरटी 11वीं-12वीं का पढ़ चुके हो। कोई भी चैप्टर आप पढ़ना चाह रहे हो किसके नजरिए से? कंपटीशन के नजरिए से, एनडीए के नजरिए से। आप एनडीए का कोई भी चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहते हो, बेटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कब लगाना है? जब आप 11th-12th का वो चैप्टर एक बार पढ़ लो। ज्यादा समय नहीं लगना, रीड करना है आपको, रटना नहीं है। तो आप अपने कंसेप्ट मतलब 11th-12th का एनसीईआरटी में वो चैप्टर पढ़ो, उसके बाद ही आप मूव करो किस पर? अपने कंपटीशन पर।
उसके बाद बात करते हैं रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। जितने चैप्टर आपके कवर होते जाए उनका रिवीजन बार बार करना है। हर 20 दिन बाद उस चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए। जो चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया हर 20 दिन में उसका रिवीजन होना चाहिए। कोशिश तो करो 15 दिन के अंदर अंदर हो जाए, लेकिन 20 दिन में तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम 1 महीने में तो होना ही चाहिए। तो जो भी चैप्टर कंप्लीट होता रहे हर 20 दिन में वो घूमता रहे, रोटेट होता रहे, उस पर आपको रिवाइज बार बार चीजों को करना है। मैथ है, प्रैक्टिस करना है, हर 20 दिन में प्रैक्टिस करना है उस चैप्टर को। मेंटेन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। देखो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये दोनों बहुत ही भारी वर्ड है। ये इतने भारी वर्ड है कि इनके अंदर पूरा का पूरा एक सागर छिपा हुआ है। डिसिप्लिन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का उठने से सोने तक का जो एक रूटीन है वो डिसिप्लिन होता है। मुझे कितने बजे उठना है ये भी एक डिसिप्लिन है, मुझे कितने बजे सोना है ये भी एक डिसिप्लिन का हिस्सा है, मुझे आज कैसे कपड़े पहनने हैं, किस पैंट पर क्या शर्ट पहननी है, या फिर मुझे टी शर्ट अगर मैंने पहनी है तो उसके नीचे ट्राउजर कैसा लेना है, मुझे शूज कैसे पहनने हैं, उनके साथ सॉक्स कैसी पहननी है वो भी एक डिसिप्लिन है, मुझे किस टाइम नहाना है वो भी एक डिसिप्लिन है, मुझे किस टाइम पानी पीना है, किस टाइम अपना खाना खाना है वो भी डिसिप्लिन है, पढ़ना किस टाइम है वो भी डिसिप्लिन है, किस टाइम सोशल मीडिया पर मुझे एक्टिव होना है वो भी एक डिसिप्लिन का हिस्सा है। तो डिसिप्लिन का मतलब है कि आपका कंप्लीट पूरे दिन का जो एक वर्क है वो डिसिप्लिन है। अब बात आती है कंसिस्टेंसी क्या है। उसी डिसिप्लिन को डेली उसी हिसाब से फॉलो करना कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगर आप उस डिसिप्लिन को उसी हिसाब से डेली फॉलो कर रहे हैं, डेली उसी पर आप वर्क कर रहे हैं, तो वो है आपकी कंसिस्टेंसी। तो ये बहुत जरूरी है, इसके बिना तो कुछ संभव है ही नहीं। अगर ये जीवन में नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है, और अगर ये जीवन में है तो सब कुछ आसान है और बेहद आसान है। स्टे मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव। हमेशा आपको मोटिवेटेड रहना है, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप किसी टारगेट के पीछे लग गए हो, आपको ये है कि मुझे ये अचीव करना है, तो आपको उसके लिए मोटिवेटेड रहना है कि मैं कर सकता हूं। हमेशा पॉजिटिव रहना है कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे जैसे इंसान ही तो कर रहे हैं, जब मेरे जैसे इंसान कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जिनकी स्थिति मुझसे बदतर है वो इंसान भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये चीजें अपने दिमाग में रखोगे तो आप जरूर करोगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बातें कर लेते हैं। देखो 10 अलग अलग किताबों को, वो बात मैं बता ही चुका हूं कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ लीजिए। अब इसमें बात करते हैं एनडीए रिटर्न एग्जाम। एनडीए की अभी मैं बात कर रहा हूं, तो एनडीए के लिए मैं कहूंगा 2 पार्ट इसमें, मैथमेटिक्स और जीएटी। मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन आता है, 2.5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, और 0.84 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 120 क्वेश्चन में से अगर आपका यानी 300 नंबर का ये पेपर है, 300 में से अगर आप 100 प्लस स्कोर करके आ जाते हो, यानी 33% आप स्कोर कर लेते हो, 100 से ज्यादा मार्क्स आपके आ जाते हैं, या और आसान शब्दों में कहूं 40 प्लस क्वेश्चन आप सही बना के आ जाते हो, तो आपका क्लियर हो जाता है मैथमेटिक्स। जीएटी हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1.33 की, और इसमें आपका आता है 150 क्वेश्चन। ये 600 नंबर का आपका पेपर है। चलो दोनों की बात करते हैं, पहले मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स को अगर मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूं, देखो ज्यादा में भी कर सकता था, लेकिन मैं आपके लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, मैं आपको इजी वे में चीजें बताना चाहता हूं। अगर मैं इसको 3 हिस्सों में बांट दूं, तो अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री अकेला 40% चीजें कवर करता है, यानी 12 चौक 48 क्वेश्चन यहां से आते हैं। कहने का मतलब यह है 33%, 33% आपको पास होने के लिए चाहिए। 40% अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, तो पास तो यही करा जाएगा। 2D 3D स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी 30 क्वेश्चन यहां से आते हैं, 25% ये कवर करता है। 2D 3D 10, स्टैट्स 10, प्रोबेबिलिटी 10, 30 क्वेश्चन यहां से आता है। रिमेनिंग चैप्टर जो भी बचा 35% का है, जैसे कैलकुलस एंड ऑल जो भी है, तो 35% में वो भी यहां पर आता है। अब अगर आप ये अकेला पोर्शन कर लो तब भी आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे, अगर आप ऊपर वाला कर लो तब भी आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे, अगर आप बीच वाला और थोड़ा सा ऊपर या नीचे से ले लो तब भी क्वालिफाई कर जाओगे। तो आपने करना क्या है बेटा, जो आपका बेस्ट है, जो आपने 11th-12th में सारा पढ़ा है, सारा वही आता है, 11th-12th बेस ही आता है, मैथ आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है 11th-12th में, जो चैप्टर आपके मजबूत रहे हैं, उनको आप ज्यादा रिवाइज करो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन उस पर ज्यादा लगाओ। जो चैप्टर आपका वीक रहा है, तो वीक वाले में आप क्या कर लो, पूरा भी नहीं कर पाते तो 60-70% इजी वाला कवर कर लो। कुछ तो क्वेश्चन बनेंगे, सारे ना होने से अच्छा है कुछ हो जाना, ऐसे आप कर सकते हो। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा आपको कि मैथमेटिक्स अगर आपको एनडीए का क्रैक करना है, तो आपको
किसी भी चैप्टर को एनडीए के नजरिए से पढ़ने से पहले आपको 11वीं 12वीं का एनसीईआरटी जरूर रिवीजन करना है। आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल युग है, यूट्यूब पर पूरा का पूरा 11वीं का एनसीईआरटी पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आरडी शर्मा का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो। आप वहां से भी पहले चैप्टर को रिवाइज करके तब यहां पढ़ सकते हो। तो अब बात ये मैथ को कैसे कर सकते हैं, मैथ को करने का अप्रोच, फोकस ऑन फंडामेंटल्स एंड कंसेप्ट। कहने का मतलब ये है आप एनडीए का मैथ पढ़ने से पहले यानी कंपटीशन में घुसने से पहले, सपोज करो आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है एनडीए का, तो प्रोबेबिलिटी आप पहले क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, आप पहले क्या करो 11वीं 12वीं में जो प्रोबेबिलिटी या ट्रिग्नोमेट्री था आप उसको एक बार एनसीईआरटी को रिवाइज कर लो। मैं कह रहा हूं सिर्फ रिवाइज कर लो, सिर्फ उसको देख लो। आप कहीं भी जाके YouTube पे या खुद जैसे भी आप उसको एक बार पूरे चैप्टर को देख लो। अगर आप 11वीं 12वीं का देख कर आए हो ना, तो इसका मतलब है 70-80% जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक आपको अब याद आ गई है, क्योंकि वो आपने उस पर आपने अपने 2 साल खर्च किए हैं। तो जब आप उसको रिवाइज करोगे ना, तो सारी चीजें दिमाग में आपकी जो याददाश्त है ना क्लिक करती चली जाएगी। हाँ भाई ये तो मैंने देखा, ये तो मैंने देखा, वो सारी चीजें याद आती चली जाएगी। अब जब सारी चीजें आपको याद आ चुकी है, अब आप एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो चीजें आपके लिए बेहद आसान हो जाएगी। अगर आप ये अप्रोच अपनाते हो तो मैं 100% आपको कहता हूं आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप आज ही करके देखना है, किसी एक चैप्टर पे करके देख लो, कोई भी एक चैप्टर पहले 11वीं 12वीं एनसीईआरटी का कर लो, तब एनडीए प्रीवियस करना, देखो कितना इजी लगने लगेगा। करके देखना आज जरूर। दूसरा, मेक शॉर्ट नोट्स फॉर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड चैप्टर। जो मुख्य चैप्टर है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स है, उनके अपने अलग से नोट्स बनाओ। एक अपनी छोटी पतली सी एक कॉपी ले लो, उसमें अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि उनको बार बार देखना है, हर सप्ताह में उनको रिवाइज करना है। जब आप हर सप्ताह उनको रिवाइज करोगे ना, तो वे चीजें आपको 3-4 महीने में सारी की सारी एक तरीके से दिमाग में ऐसी बैठ जाएगी कि आप देखते ही क्वेश्चन करने लगोगे। लर्न द कंसेप्ट फ्रॉम सोल एग्जाम्पल एंड देन सोल्व। देखो यही बात मैंने बोली है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को या किसी एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए बैठते हो, उससे पहले आपने उस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व किए हो, या बहुत सारे सोल्व क्वेश्चन आपने देखे हो। जब आप किसी चैप्टर के हर टाइप का सोल्व क्वेश्चन देख लेते हो या हर टाइप पर प्रैक्टिस कर लेते हो, उसी के बाद आप किसी एक्सरसाइज को बनाओ। उससे पहले मत बनाओ, कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, पढ़ने का मन नहीं होगा। मेक योर ऑन शॉर्ट ट्रिक्स फॉर कॉम्प्लेक्स, ये मैं बता ही चुका हूं पहले। सो लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर, किसी भी एग्जाम की, अभी एनडीए की बात चली, अगर आप एनडीए का एग्जाम देना चाहते हो तो पिछले जो 10 साल के पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, आपने वो जरूर लगाए हो। मैं इसको चलो कम कर देता हूं, अगर आप 10 भी नहीं तो 5 साल, 5 के तो करने ही करने हैं, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको जरूर लगाने हैं। मतलब कहने का ये है, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके ऐसे होने चाहिए कि मैं आपको कहूं कि भाई कहीं से भी पूछ लो, आप मुझे कहो सर कहीं से भी पूछ लो, ऐसे होने चाहिए, ठीक है। और लास्ट आता है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। बेटा ये जो है ना, ये बहुत कारगर है। जब ये सारे काम हो जाए, आप सारे चैप्टर के कंसेप्ट कर लो, सारे चैप्टर की एक्सरसाइज कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना लो, उसके बाद 20 मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं। अगर आप ये सब कुछ करने के बाद, सिलेबस पूरा करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के बाद 20 मॉक टेस्ट लगा लेते हो ना, अब बात आती है सर मॉक टेस्ट कहां मिलेंगे। बेटा हर साल हम भी मॉक टेस्ट कराते हैं, अपना कैडेट डिफेंस एकेडमी की जो एप्लीकेशन है वहां से आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। हर साल हम मॉक टेस्ट कराते हैं, फ्री मॉक टेस्ट कराते हैं। 10-10 हम कराते हैं, 10 मैथ के, 10 जीएटी के, तो 10-10 तो हम करा रहे हैं, 5-10 आपके पास भी रहता है बुक्स के अंदर, तो हो गए 20। तो ये जरूर करना है। अगर आप ये मॉक टेस्ट बना के जाते हो ना, आपको प्रैक्टिस हो जाती है किसको, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करें, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट, क्या एक्यूरेसी रहनी है, वो सारी सारी चीजें कवर हो जाती है। तो ये आपको जरूर करना है। नेक्स्ट हम जीएटी की बात कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, 50 आते हैं इंग्लिश से, और 50 क्वेश्चन आते हैं आपका जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर से। अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें बेटा देखो, लर्न द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड सोल्व प्रॉब्लम ऑन रेगुलर बेसिस। आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए, यानी हर चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट, नाउन के, प्रोनाउन के, वर्ब के, एडजेक्टिव के, इनके सबके आपको बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए।
और डेली बेसिस पर इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। डेली आप एक्सरसाइज लगाइए तो वो इंप्रूव होता चला जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको अपनी वोकैबुलरी जितनी हो सके उतनी बढ़ानी है, जितनी हो सके। वोकैबुलरी तो एक ऐसी चीज है जितना बढ़ाओगे उतना कम, क्योंकि वोकैबुलरी बोलचाल की भाषा में भी यूज होगी, वहां भी फायदा मिलेगा। कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह सब में यूज होगी, वहां भी फायदा मिलेगा। और आपके एग्जाम में तो फायदा देगी ही देगी। और वोकैबुलरी से बहुत क्वेश्चन आते भी आपके एग्जाम में, तो ये तो जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। ये तो हर जगह से बुक की तो पढ़नी है। द हिंदू न्यूज़पेपर से भी वोकैबुलरी कलेक्ट करो, या टाइम्स ऑफ इंडिया से वोकैबुलरी कलेक्ट करो, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा करनी है। बात करते हैं सर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। बेटा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो 10th लेवल तक की। जो 10th लेवल तक की एनसीईआरटी है उनको फॉलो कर सकते हो। उनको रटना नहीं है। एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ो जैसे नोवेल पढ़ रहे हो। जैसे हम नोवेल नहीं पढ़ते या कहानी की बुक्स पढ़ते, उसमें हमारा मजा आता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आपको एनसीईआरटी को रीड करना, रीड करते जाओ। जब आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे ना, 6वीं से 10वीं तक की आपकी, मेन 9 10th ही कर लो, 9वीं 10वीं की जो एनसीईआरटी को आप बार बार जब रीड करेंगे तो रीड करने से ही 50-60% चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, मात्र रीड करने से। और वो काफी है, वो करो। उसके बाद अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, तो वहां से आपका अच्छा हो जाएगा। अगर बात करें जर्नल साइंस, तो ये भी 9 10th के एनसीईआरटी आप रिवाइज कर सकते हो। तो 9 10th के एनसीईआरटी को रिवाइज करो, रीड करो, 50-60% चीजें आपके माइंड में आ जाएगी। बाकी प्रीवियस ईयर वगैरह का क्वेश्चन लगाओगे, फिर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, तो वहां से पूरा हो जाएगा। करंट अफेयर आपको डेली पढ़नी है, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो डेली, जैसे आप वोकैबुलरी के लिए द हिंदू या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ ही रहे हो, तो उसमें वोकैबुलरी भी हो रही है आपकी इंप्रूव, एडिटोरियल पढ़ रहे हो आप, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ करंट अफेयर की भी आपकी तैयार हो रही है। तो वो बिल्कुल फायदेमंद चीज है। अब देखो बेटा, लास्ट में मैं यही कहूंगा, बाकी आप समझदार हो, कि 5 गुण स्टूडेंट के अंदर होने चाहिए। काक चेष्टा, कोई जैसा आपकी नजर, यानी जो आपने देखा होगा, जो कौवा होता है उसकी जो नजर होती है, हालांकि उसको एक आंख होती है, वही घूमती रहती है दोनों साइड, लेकिन 2 आंखों वालों को भी इतना नहीं दिखता जितना वो एक आंख से देख लेता है। तो आपकी जो नजर है वही होनी चाहिए। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। बगुला शांत पानी में ऐसे बैठा रहेगा, स्टिल वाटर में ऐसे बैठा रहेगा, और क्षण भर में वो मछली को पकड़ लेगा। इतना जबरदस्त ध्यान होता है। स्वान निद्रा, तो जो आपका कुकुर वाला, यानी कि आपका कुत्ते वाला आपका क्या होना चाहिए, नींद होना चाहिए। तो अगर आपकी कुकुर नींद होगी, जैसे आपने देखा होगा कि गली मोहल्लों में या घरों में कुत्ते होते हैं, ठीक है, उनको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी नींद ऐसी होती है, वो कितना भी सो ले, लेकिन एक छोटी सी आहट भी उनको तुरंत जगा देती है। तो वही ध्यान एक स्टूडेंट का होना चाहिए, ठीक है। अब इनके लिए सबसे जरूरी, ये तीनों चीज अगर आपके अंदर होनी है, इन तीनों चीज को अगर आपको अपने अंदर इनका समावेश करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 चीजें है वह अल्पाहारी और ग्रह त्यागी। एक विद्यार्थी ऐसा होना चाहिए कि वो ग्रह को त्यागने से ना घबराए, क्योंकि उसको एक बार एकांत में जरूर जाना पड़ेगा, एकांत उसको जरूर लेना पड़ेगा, जिससे कि वो पूरे फोकस के साथ अपनी पढ़ाई कर सके। तो ग्रह त्यागने से उसमें डर नहीं आना चाहिए, और अल्पाहारी कम खाने वाला हो। उसको ये नहीं होना चाहिए कि मैं जितना मिल जाए मुझे इतना खा लूं, मैं बॉडी बना लूं, ये बना लूं, वो उम्र बाद में आ जाएगी, सब काम हो जाएंगे। अल्पाहारी कम खाओ, क्योंकि अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपको आलस्य इतना रहेगा कि आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो सिर्फ उतना खाओ जितने से आपका काम चल रहा हो, जितने से आप बीमार भी ना हो, सिर्फ उतना आपको खाना है, अच्छा खाना है, कम खाना है, अच्छा खाना है। तो ये 5 गुण आपके अंदर होने चाहिए। ये 5 गुण अगर किसी विद्यार्थी के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है वो एक संपूर्ण विद्यार्थी नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें चीजों की कमी है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इसमें दी है। तो कैसी ये वीडियो लगी, और जो भी मैंने जानकारी दी उससे आपको कितना फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई और भी पॉइंट है कि सर एनडीए को लेकर कोई जानकारी दे दीजिए, या कुछ हमें ऐसी चीज बता दीजिए जो नहीं पता, आप टॉपिक दो, जिस टॉपिक पर भी आपको नॉलेज चाहिए, जिस टॉपिक पर भी आपको जानकारी चाहिए, तो उसकी जो बेस्ट जानकारी होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। तो बस आज इतना ही रखेंगे, फिर किसी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।